आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस। दोस्तों हम देखने वाले हैं दो चैप्टर्स, चैप्टर 48 और 49। तो 48 फटाक से खत्म करते हैं, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। देखिए मैं ट्विटर पे आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। तो दोस्तों अगर हम प्रोविजंस देखें तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, कुछ है नहीं इसमें। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात करें तो इसमें एक ऑफिसर को चुना जाता है जो भाषा के आधार पे माइनॉरिटीज है। बहुत सारी हमारे यहाँ भाषा है, अब उस हिसाब से हमने माइनॉरिटीज को बांटा है, ठीक है। तो उनके जो राइट्स है उनको कौन सेफ गार्ड करेगा, तो उसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। समझ रहे हैं, फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक मतलब जो लैंग्वेज से डील करे, ठीक है। तो अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1953-55 का इसने ये रिकमेंडेशन दी। समझ रहे हैं, मतलब कमीशन एक्ट बोल रहा हूं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1956 का, और एक नया आर्टिकल 350B पार्ट 17 में जोड़ा गया, जिसमें प्रोविजंस थे कि ये लिंग्विस्टिक ऑफिसर करेगा क्या। तो जाहिर सी बात है, ये लिंग्विस्टिक ऑफिसर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, और ये एक स्पेशल ऑफिसर होगा जो कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के राइट्स होते हैं उनको सेफ गार्ड करेगा। ये चीज आप समझे, और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। फंक्शंस अगेन वही चीज, सबसे इंपॉर्टेंट क्या करेगा कि इट विल सेव गार्ड द राइट्स ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, और कोई भी मैटर आएगा उसमें इन्वेस्टिगेट करेगा। शुरू में जब हमारा संविधान बना था तब इसका कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन 1956 में 17th अमेंडमेंट एक्ट में इस प्रावधान को जोड़ा गया। समझ रहे हैं, और फिर राष्ट्रपति को अपनी रिकमेंडेशन देगा। समझ रहे हैं, और जो भी सेमिनार, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस होंगी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की, उसको भी अटेंड करेगा। तो जो मैंने बताया वो लिखा हुआ है इसमें, आप देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है तुरंत पीडीएफ जो है वो स्टडी ग्लोस हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड हो जाती है। तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, उसके बाद यहां पे तुरंत अपडेट मिल जाती है। फिर अब हम बात करते हैं चैप्टर 48 की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम कैग कहते हैं। तो सीएजी की बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाक से सीएजी को देखते हैं। अब सीएजी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल कई बार पूछे जाते हैं, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक। आर्टिकल 148 जो हमारा संविधान है, अब ये संविधान में पहले से ही है, मतलब जब हमारा संविधान बनाया तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि पैसा, पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी देश जो है वो आर्मी और पैसे से चलता है। पैसा टैक्सेस से आता है, जाहिर सी बात है। टैक्सेस हो गया, रिसीट हो गया, बाहर से उधार लेते हैं, लोन से, सारी चीजें। तो अब इन पैसों को कोई देखने वाला भी चाहिए। समझ रहे हैं, तो एक ऐसी पोस्ट बनाई गई जो सारे पैसों का हिसाब रखे। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, उसको बोला गया कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 148 में इसके प्रावधान दिए हुए हैं। ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, कैग का ऑफिस इंडिपेंडेंट है। और जो इंडिया का ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है ना, ऑडिट एंड अकाउंट्स किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट क्या, जो पैसों को देखेगा। अब आप मान लीजिए कि आपके ही परिवार में है, ठीक है, हम सबके घर में ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट होता है। हमारी मम्मी जो होती है ना, वो हमारे अकाउंट और ऑडिट डिपार्टमेंट की हेड होती हैं, कि इतने पैसे आ रहे हैं अकाउंट्स, ठीक है, और कितने पैसे खर्च किए पूरे परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं, उसका ऑडिट। समझ रहे हैं, तो एक तरीके से जो कैग है वो हेड होता है हमारा ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स को कितने पैसे कहां गए, कितने खर्च हुए, कितने आए, उसको ऑडिट करता है कैग। तो अच्छी खासी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, बहुत ही क्वालिफाइड होता है। समझ रहे हैं, सो ही इज नोन एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। जो टैक्सेस आते हैं, जो सरकार पैसा खर्च कर रही है, बाकायदा कैग की रिपोर्ट आती है। अभी तो काफी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं कैग ने। समझ रहे हैं, तो ये चीज है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, और उसके साथ प्रावधान जो है वो हमारे संविधान में दिए हुए हैं। कौन अपॉइंट करेगा, अब तो आपको रटी गया होगा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो है वो कैग को अपॉइंट करता है। 6 साल का टेन्योर होता है, ठीक है, 6 साल का इसका टेन्योर होता है, 65 साल तक। मतलब या तो 6 साल या फिर 65 साल, जो पहले आ जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई इंसान को 61 साल में कैग बनाया गया, तो वैसे तो इसका टेन्योर है 6 साल तक, लेकिन 65 ईयर्स भी है, विच एवर इज अर्लियर। यानी कि अगर 61 साल में किसी इंसान को कैग बनाया गया तो 4 साल बाद वो 65 साल का हो जाएगा, तो वो रिटायर हो जाएगा।
ऐसा नहीं है कि 61 साल में बनाया गया तो उसको 67 ईयर्स तक वो उसको पूरे करने, नहीं नहीं, 4 साल या 65 साल, 6 साल या 65 साल, जो भी अर्लियर हो तब उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। समझ रहे हैं? कभी भी रेजिग्नेशन दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति कैग को नहीं निकाल सकता है। समझ रहे हैं? उसके बाद अगर रिमूव करना है कैग को, तो जिस तरीके से जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जाता है ना, बकायदा एक रेजोल्यूशन पास होता है और स्पेशल मेजोरिटी, वैसे ही कैग को हटाने के लिए रेजोल्यूशन पास किया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में मैंने सब कवर किया है दोस्तों। ठीक है ना, याद है कि नहीं? अब हम ये देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंडिपेंडेंट ऑफिस है ये, है ना, ये प्रेसिडेंट के दायरे में नहीं आता है, जानबूझ के इसको इंडिपेंडेंट रखा गया। क्यों? अगर मान लीजिए सरकार जो है, अगर मान लीजिए इंडिपेंडेंट नहीं होता, कैग को अगर इंडिपेंडेंट नहीं रखते तो क्या होता? सरकार जो है वो इसको अपने अपने हिसाब से मैनिपुलेट करती। ठीक है, जैसे मान लीजिए सरकार पैसा खर्च कर रही है, अब किसी ने कुछ घपला किया, कहीं स्टेट में कुछ घपला हुआ, लेकिन कैग जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। उसकी जो कैग रिपोर्ट बनाता है, सब चीजों को देखता है, उसके बाद कैग रिपोर्ट बनाता है। अगर वो आजाद नहीं होगा, सरकारी दबाव होगा, तो अपनी रिपोर्ट कैसे बना पाएगा? सरकार उसको अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाने के लिए कहेगी, जिससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, मतलब हमको पता नहीं चल पाएगा कि हमारा पैसा कहां जा रहा है, घपलेबाजी हो जाएगी। तो इसीलिए इसके ऑफिस को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा है। सो ही इज प्रोवाइडेड विद दिस सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। पिछले 10 लेक्चर से मैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बता रहा हूं। अब आपकी बारी है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट डज इट मीन बाय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मतलब क्या? चलिए बताइए मुझे, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर क्या? उसके बाद एक बार उसने इस्तीफा दे दिया, मतलब एक बार वो हट गया, तो दोबारा उसको ऑफिस में नहीं लाया जा सकता। समझ रहे हैं? एक बार उसने ऑफिस से, मतलब उसका कार्यकाल पूरा हो गया, तो ऐसा नहीं कि दोबारा उसको ऑफिस में ले आया जाए, नहीं, बस एक ही बार का कार्यकाल होता है। सैलरी और जितनी भी कंडीशंस होती है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। सैलरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के इक्वल होती है। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की सैलरी कितनी होती है? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, उसके बाद जो इंडियन अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसमें जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं, उनके प्रावधानों को राष्ट्रपति डिसाइड करता है इन कंसल्टेशन विद द कैग। और जो कैग की सैलरी होती है, दैट इज चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर मैंने बताया था, जिसके लिए वोट नहीं किया जा सकता। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इसकी सैलरी जाती है, और ये चार्ज एक्सपेंडिचर है, यानी कि वोट नहीं किया जाएगा। मैंने बताया था ना कि क्या होता है कि जब भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाता है, तो एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर और एक होता है मेड एक्सपेंडिचर। समझ रहे हैं? चार्ज एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें वोट नहीं किया जा सकता। जैसे अगर सीएफआई साहब को पैसे निकालने हैं, ठीक है, तो ज्यादातर चीजों में उसमें वोट होता है, मेंबर्स वोट करते हैं कि पैसे निकाले जाए कि नहीं निकाले जाए। लेकिन जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, जिससे सैलरीज दी जाती है, वो नॉन वोटेबल होती है। समझ रहे हैं? ये चीज, ये सब मैंने बताया था। वैसे ड्यूटीज क्या है दोस्तों? आर्टिकल 149 में इसकी ड्यूटीज बताई गई है। जहां पे भी पैसा जा रहा है, सीएफआई से पैसा जा रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट फंड से जहां पे भी जैसा जब पैसा जा रहा है, स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में, सब को देखता है। मैन्युफैक्चर कितना है, प्रॉफिट कितना हुआ, बैलेंस शीट कैसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सब कुछ ऑडिट करता है। ये रिसीट, एक्सपेंडिचर, एक एक चीज देखता है। समझ गए? यही सब इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आराम से पॉज करके, यही चीज है। ठीक है, जो भी बिजनेस हो रहा है वो सब देखेगा, है ना। रेमिटेंसेस, बाहर से पैसा कितना आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद जब सब कुछ एनालाइज कर देगा, ठीक है, फंड, डिपॉजिट, एडवांसेस, फिर ये रिपोर्ट पब्लिश करता है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। अब उसमें कुछ घपला होता है तो भैया कैग की रिपोर्ट में सब सामने आ जाता है। कैग की रिपोर्ट बड़ी ट्रांसपेरेंट होती है, निष्पक्ष होती है, तभी तो कैग की रिपोर्ट में कई बार बवाल हो जाता है, जैसे इस बार हुआ बवाल, है ना। कैग की रिपोर्ट में कई बार बवाल हुआ है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। अब अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होता तो सरकार अपने हिसाब से उसको चीजें करती, ठीक है, अपने हाथ से मैनिपुलेट करती। कैग जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को देता है, और प्रेसिडेंट जो है फिर पार्लियामेंट में रखता है। आर्टिकल 151 में ये बोला गया है। समझ रहे हैं? तो ये चीज है। अच्छा, हाँ, ही एक्ट्स एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। याद रखिएगा, ये थोड़ा सा 11वां पॉइंट थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। तो ये लेक्चर था दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।